नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच भारत से जो बच्चे यूक्रेन एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे वो बुरी तरीके से वहां पे फंसे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां बंकरों में छुपे हैं जहां रहने और खाने की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। वो अपने देश की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको किसी तरीके से वापस भारत बुला ले। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मऊ मुंशीपुरा मोहल्ले से उस्मान अंसारी जो यूक्रेन में रह करके एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे वो अपने घर आए हैं। उनके पास पहुंची है न्यूज दिल से भारत की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने। तो आइए देखते हैं अबू आमिर की ये रिपोर्ट। स्वागत है आपका न्यूज़ दिल से भारत में। मैं हूं आपके साथ अबू आमिर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है। लोग वहां पे बुरे हालात में फंसे हुए हैं। बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे दूसरे देशों के लोग वहां पे बंकरों में छुप रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से उनके लाले पड़े हुए हैं। उन्हीं फंसे हुए लोगों में से भारत में हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के मुंशीपुरा मोहल्ले में उस्मान अंसारी आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि क्या हालात हैं वहाँ के, क्या वो करते हैं, किस मकसद से गए थे आप। हम वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। हमारा इस टाइम 5th ईयर चल रहा है। हम क्या एमबीबीएस? एमबीबीएस कर रहे हैं। ठीक है, हम 2017 में बैच था हमारा। इस टाइम हमारा 5th ईयर चल रहा था। अच्छा, क्या फीस है वहाँ पे एमबीबीएस की? साल की आपकी पड़ती है 3-4 लाख। 3-4 लाख टोटल कितनी हो जाती है? टोटल का पैकेज आप उस हिसाब से जोड़ लीजिए। 6 साल का है आपका। तो 25-30 लाख के आसपास पड़ेगा आपका। 25-30 लाख। हाँ। और अब हम इस टाइम आ रहे थे, हमारी 24 फेब की हमारी फ़्लाइट थी। तो इस वॉर की वजह से हमारा 24 को अटैक हो गया था एयरपोर्ट पे। तो उस वजह से हमारी फ़्लाइट वगैरह कैंसिल हो गई थी। तो फिर हम चले गए थे इंडियन एम्बेसी अब कुछ मदद के लिए कि इंडिया हमें क्या करना चाहिए। कितने बच्चे, बहुत बच्चे थे वहाँ फंस गए थे जो 100 बच्चे के आसपास थे। तो फिर हम लोग वहाँ से इंडियन एम्बेसी गए और कुछ बच्चे आते गए। फिर इंडियन एम्बेसी ने हमें एक जगह दिया, स्कूल इंडियन एम्बेसी के जस्ट बगल में। और तो हमें वहाँ पे 3-4 दिन रुकना पड़ा। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ के नाम पे जैसे कुछ खास नहीं हमें मिलता था। जैसे खाना मिलता था थोड़ा सा, उसको शेयर करना पड़ता था 6 लोगों पे थोड़े से खाने में। पानी हमें एक दिन बाद ख़त्म हो गया, फिर हमें टैप वाटर ऐसे ही पीना पड़ा। और फिर हम 3-4 दिन वहाँ से रुके। फिर हमें वहाँ से ये कहा गया कि आप लोग जाइए, कल खाली करिए स्कूल। आप लोग इंडियन एम्बेसी के बगल ही में थे? इंडियन एम्बेसी के जस्ट बगल में थे। बहुत सारे लोग होंगे जो एम्बेसी से काफ़ी दूर रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग अपने अपने हॉस्टल में भी थे। लगभग कितने लोग रहे होंगे वहाँ पे इंडियन? कहाँ पे? टोटल इंडियन वहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी रहे होंगे पूरे यूक्रेन में। हाँ। पूरे यूक्रेन में तो बहुत बच्चे हैं, 20,000 के आसपास बच्चे हैं। हाँ, जो पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस करते हैं। और फिर हमें एक दिन जैसे ये हुआ कि आप लोग आप जाइए, आप वो की मतलब इंडियन एम्बेसी से यहाँ से कि स्कूल में से तो बॉर्डर जाना होने की वजह से पार करने के लिए। तो हमें बोला कौन सा बॉर्डर? पोलैंड? पोलैंड बॉर्डर। हम तो पोलैंड बॉर्डर गए थे, बाकी लोग कोई रोमानिया गया था, कोई कहीं स्लोवाकिया। पोलैंड बॉर्डर पे कोई रुकावट वगैरह? नहीं, मैं सुना था कुछ भारतीयों के लिए कुछ वहाँ पे रुकावट की दिक्कत आ पोलैंड रही बॉर्डर थी। में पहले दिक्कत आ रही थी। तो वहाँ से इंडियन बच्चों को नहीं निकलने दे रहे थे। ज़्यादातर लोग यूक्रेनी निकलते थे, तो इंडियन बच्चों को रोका जाता था। तो फिर हम जिस दिन गए थे उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, निकलने दे दिया गया था। तो फिर हम एम्बेसी से हम लोग निकले, हमें बोला गया कि आप लोग जाइए। तो हम लोग वहाँ से पैदल हम लोग 7-8 किलोमीटर वहाँ रेलवे स्टेशन गए। फिर वहाँ से बहुत मुश्किल से हमने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ के हम लोग गए लिविव वगैरह। फिर लिविव से हमने कुछ बच्चे मिल के बस किया जो हम फिर पोलैंड बॉर्डर गए थे। फिर पोलैंड बॉर्डर में हमें इंडियन एम्बेसी ने थोड़ी सी हेल्प की। वहाँ पे वो लोग बस लेके खड़े थे, तो फिर वो लोग हमें वहाँ गए लेके, पोलैंड के होटल में गए लेके। पोलैंड की आर्मीज थी? पोलैंड की इंडियन एम्बेसी थी। इंडियन एम्बेसी वहाँ खड़ी थी, जो बच्चों को रिसीव करने के लिए वहाँ खड़ी थी। फिर हमें वहाँ से होटल लेके फिर हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ कि फ़्लाइट्स का आपको मिलेगी। कितने लोग गए थे एक ट्रिप में एक साथ? हम लोग थे 17 बच्चे, एक बस जो हमने की थी पोलैंड बॉर्डर तक के लिए। तो फिर हमें होटल लेने के बाद हमें ये था कि फ़्लाइट यहाँ से आपको डायरेक्ट भारत सरकार की तरफ से आपको फ़्लाइट मिलेगी दिल्ली की डायरेक्ट। फिर हमने एक दिन ही वहाँ पे रुके। फिर अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी जो हमें दिल्ली लाके छोड़ दिया। फिर अब दिल्ली से हम अपना साधन करके फिर हम यहाँ तक घर तक आए। यूक्रेन में किस सिटी में थे आप? हम डेनिप्रो में थे। हम डेनिप्रो में रहते हैं, लेकिन जिस दिन डिनिप्रो से पोलैंड का बॉर्डर लगभग कितने किलोमीटर रहा होगा? डेनिप्रो से तो काफ़ी दूर है, लेकिन लिविव से पास था, 2 घंटे का रास्ता था। हम पढ़ाई करते हैं डेनिप्रो में रह के, लेकिन हम फंसे हुए थे कीव में, क्योंकि 24 को हमारी फ़्लाइट थी। तो हम उस वजह से हम 23 को रात में आए थे और 24 को ही एयरपोर्ट पे एक्सप्लोजन हो गया था। उस वजह से हम कीव में ही फंस गए
और फिर वापस जाने के लिए इंडियन एम्बेसी मना कर रही थी कि आप ट्रिप इस टाइम रोड ट्रिप मत करिए, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो रखा है, टैक्सी वगैरह कहीं भी उतार देगा कि आप लोग ये ऐसा ऐसा करके मत करिए। तो इस वजह से हम लोग फिर वहीं इंडियन एम्बेसी में रुक गए, वहाँ पे स्कूल था उस समय पे हम लोग रुके। तो लोग बंकर में जाते हैं, तो वहाँ कोई सुविधा वगैरह नहीं होती है, जैसे बस एक्सप्लोजन वगैरह का थोड़ा सा ये सेफ्टी हो रहता है बंकर में। एज ए बिल्डिंग में रहेंगे कहीं खुली, तो वहाँ से ज़्यादा बंकर सेफ्ट रहता है, ये है। अच्छा, भारतीय छात्राओं के साथ कुछ बदतमीज़ी कुछ मैंने सुना है, ऐसा क्या, उसकी हकीकत क्या है? कहाँ मतलब वहाँ के बॉर्डर लोग, पे? वहाँ की आर्मी या जो भी। हाँ, जैसे अब वहाँ के लोग थोड़ा-सा भारतीयों को गलत नज़र से देखते हैं, तो उन्हें मारते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा है। नहीं, और भारतीय छात्राओं की बात कर रहा हूँ। भारतीय छात्राओं की, जैसे वहाँ के लोग भारतीय छात्राओं को ही मारते हैं, उनको गलत नज़र से थोड़ा-सा देखने लगे थे उस दिनों में। हुँ, और जैसे बॉर्डर पे ज़्यादातर बॉर्डर पे ही किसी का कोई वो लोग मारते थे, उस किसी एक बच्चे के जैसे पासपोर्ट वगैरह फाड़ और दिए थे। हाँ। जब आप यूक्रेन में अपने सिटी से पोलैंड जाने वाले थे, तो उस वक़्त इंडियन एम्बेसी का क्या रवैया था? उन लोगों ने आपकी हेल्प किया या नहीं किया? क्या मामला था? इंडियन एम्बेसी ने हम लोग से बोला कि आप लोग रेलवे स्टेशन जाइए, और जैसे वो बोले भी थे कि जैसे 9 बजे आस-पास करके को आपको व्हीकल मिलेगा पहुँचाने के लिए। लेकिन उनको भी किसी वजह से ऐसा नहीं मिला, तो हम लोग वहाँ से अपना सब बच्चे आपस में रह के साथ-साथ 8 किलोमीटर वहाँ से रेलवे स्टेशन था। तो रेलवे स्टेशन हम लोग पैदल गए थे, क्योंकि व्हीकल नहीं मिल रहा था हम लोग को। इंडियन एम्बेसी की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा था उनमें भी। तो फिर हम लोग वहाँ से रेलवे स्टेशन गए, फिर रेलवे स्टेशन गए, फिर इंडियन एम्बेसी के कुछ लोग वहाँ आए, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि आपको कौन-सी ट्रेन किस प्लेटफ़ॉर्म से वगैरह मिलेगी और कौन-सी बोगी हमने आपके लिए बुक की है। तो वो वहाँ इंडियन एम्बेसी रेलवे स्टेशन पे आके मदद की थी, बस ये था, व्हीकल का प्रॉब्लम चल रही थी, उस वजह से उन्हें भी नहीं मिल रहा था, तो हम लोग वहाँ से स्टेशन पैदल गए थे। जब फ्लाइट फेयर का क्या मैटर था वहाँ पे? फ्लाइट फेयर का ये था, जैसे 15 फरवरी तक हम कॉलेज से एडवाइजरी जारी हुई और सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई। तो ये था कि जो लोग जाना चाहते हैं इंडिया वापस जा सकते हैं, ठीक। तो लेकिन उस टाइम जो फ्लाइट फेयर था वो 2 गुना 3 गुना हो गया था। जैसे 20-23 हज़ार का टिकट 60,000 का, 70,000 का, ऐसे-ऐसे टिकट हो गया था। और उस वजह से कितने बच्चे थोड़ा-सा डिले करना चाहे, तो डिले में थोड़ा टिकट थोड़ा सस्ता मिल जाता है, थोड़ा-सा जैसे 4-5 हज़ार रुपया। तो उस वजह से कितने बच्चे नहीं जा पाए, असमर्थ रहे फ्लाइट फेयर की वजह से। इसलिए हम भी थोड़ा-सा डिले हुए थे, 24 का हमने टिकट कराया था इसी वजह से थोड़ा-सा। तो फिर 24 को वही हमारा ये सब हो गया एक्सप्लोजन वगैरह, जिस वजह से हम वहाँ फँस गए थे। 24 का हमने टिकट कराया था, 24 का टिकट कितने बुक हुआ था? 64,000 का हमने कराया था फ्लाई दुबई में। हाँ, उससे पहले नॉर्मल ये चलता है 23-24 हज़ार का। चलिए, आप वहाँ से आ गए सही सलामत, और आप दुआ भी करिए जो लोग भारतीय लोग वहाँ फँसे हुए हैं, सब लोग अच्छे से आ जाएँ। तो ये हमारे साथ उस्मान अंसारी थे, जो अब घर पे आ गए हैं। न्यूज़ दिल से भारत पे बने रहने के लिए धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, उस्मान अंसारी ने बताया कि एमबीबीएस करने के लिए नीट की परीक्षा देनी होती है, और नीट की परीक्षा देने के बाद पूरे भारत में 75,000 सीट है, जिसमें से 45,000 सरकारी सीट है। जिन बच्चों का सरकारी सीट पे हो जाता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट होते हैं वो मजबूरन जो है भारत छोड़ करके यूक्रेन जैसे मुल्कों में एमबीबीएस करने चले जाते हैं, क्योंकि उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर भारत में आप प्राइवेट एमबीबीएस करते हैं तो लगभग 1 करोड़ रुपए लग जाता है आपको एमबीबीएस करने में, लेकिन अगर आप यूक्रेन जाते हैं तो वहां पे मात्र 20 से 25 लाख में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है और आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है, दुनिया के तमाम मुल्कों में मेडिकल की पढ़ाई सस्ते में होती है, कम पैसे में होती है, और वहां लोग पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन एक हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, यहां जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो एमबीबीएस की पढ़ाई के नाम पर लूट करते हैं, खसोट करते हैं, और आम आदमी का बच्चा उनके मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि 1 करोड़ रुपए फीस देने की उसकी औकात नहीं होगी। मैं भारत सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं और भारत की आवाम से यह पूछना चाहता हूं कि अगर ये मेडिकल कॉलेज सस्ते रेट पर अगर अपने ही वहां एमबीबीएस बच्चों को कराते तो आज 30 से 40 हजार बच्चे यूक्रेन में नहीं फंसते,
वो अपनी जान की दुहाई नहीं मांगते, सरकार से मिन्नत नहीं करते कि हमें घर बुला लो। आज उनकी माओ की आंखों में आंसू है, उनके परिवार के लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं उन्हें घर लाने के लिए, लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से उनको लाने में अभी सफल नहीं हो पा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मुल्क के मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट हैं वो धनुगाही का काम करते हैं, शिक्षा का बाजारीकरण करते हैं, शिक्षा के नाम पे लूटते हैं, डॉक्टर बनाने के नाम पे आपको आपके ही देश में लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है और भारत की आवाम आंखों पे पट्टी बांधे बैठी हुई है। मैं भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा और भारत के आवाम से भी कहना चाहूंगा कि अगर यहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई सस्ती होती तो ये 40,000 बच्चे यूक्रेन नहीं जाते, वहां जाकर फंसते नहीं, अपनी जान की दुहाई नहीं मांगते। तो मैं सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं इनकी फीस को कम किया जाए और जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी सीट को और बढ़ाया जाए ताकि ये बच्चे बाहर जाने के लिए विवश ना हो, मजबूर ना हो। उस्मान अंसारी ने बताया कि वहां भारत की बच्चियों के साथ इस दौरान काफी बदतमीजियां की गई, उनको तकलीफें हुई और हमारे देश की मीडिया इसको दिखा भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की सरकार वो तत्पर होकर उनको लाए, सुरक्षित लाए और रूस से बात करे कि जिन जगहों पे भारत के बच्चे हैं वहां वो हमला ना करें ताकि हमारे देश के बच्चे सुरक्षित रहें। अपने देश में मेडिकल की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था करें और कम पैसे में करें ताकि भारत का नौजवान दुनिया के किसी और मुल्क में जाके शिक्षा और तालीम ना ले, अपने मुल्क में पढ़े और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। मैं न्यूज दिल से भारत की पूरी टीम की तरफ से भारत के सभी आवाम से यह गुजारिश करता हूं कि आप अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने गॉड, अपने वाहिगुरु से दुआ करें कि यूक्रेन में फंसे बच्चे सही सलामत हिंदुस्तान आ जाएं, भारत आ जाएं, अपने माओ के पास आ जाएं। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।